बच्चों जेईई मेन केमिस्ट्री में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं लगभग हर स्लॉट में 2 से 3 क्वेश्चंस हमको मिले। तो आज बच्चों अगेन आपके लिए हाई इंपैक्ट वीडियो लेके आया हूं जिसमें बहुत ही लिमिटेड समय में हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करने के ट्रिक्स देखेंगे, फंडे देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आप भी आई थिंक फुल जोश में तैयार हो। पिछले वीडियो में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किए थे कि सर ये लेके आओ, तो लेकर आया हूं। तो बच्चों फुल जोश में लाइक कर दीजिए क्योंकि शुरू कर रहे हैं आज की कहानी मेरी जुबानी। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखो ओवरऑल इसमें फंडा ये होता है कि असर्शन रीजन, और इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स जो आएंगी हमारे पास 2 ही स्टेटमेंट आएंगी और दोनों स्टेटमेंट्स को आपस में कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दोनों को हमें इंडिपेंडेंटली देखना है, दोनों को आपस में डायरेक्टली रिलेट नहीं करना है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले स्टेटमेंट बोला गया है कि भाई जो हमारा ग्रुप नंबर 14 है, यानी कहे सीता जी सुने प्रभु, कहे सीता जी सुने प्रभु। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कहे सीता जी सुने प्रभु, ये इसका ट्रिक होता है। अगर हम डाउन द ग्रुप ऐसे जाते हैं तो ऐसे इसका जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है उसमें सिलिकॉन के बाद खासतौर पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, बिकॉज वहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन एफ इलेक्ट्रॉन आते हैं जिनमें शील्डिंग इफेक्ट होता है। शील्डिंग इफेक्ट वीक होता है, वीक होने की वजह से जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो बाद में ज़्यादा रहता नहीं। तो स्टेटमेंट 1 जो है बच्चों फॉल्स हो जाती है। इसके बाद अगर स्टेटमेंट 2 की बात करें तो यहाँ पे मेटालिक नेचर डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है बच्चों, इंक्रीज हो जाता है। इन जनरल मेटालिक कैरेक्टर का मतलब होता है भाई इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो यहाँ पे नीचे अपने मेटल्स आ जाएंगे, सिलिकॉन जर्मेनियम हमारे पास मेटलॉइड हो जाएंगे और कार्बन जो है बच्चों वो प्योरली नॉन मेटल है। तो तीनों तरह के जो प्राणी है वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर ग्रुप नंबर 14 में मिलते हैं। तो इस बेसिस पे ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। द करेक्ट आंसर इज 4। सो बच्चों सही हुआ आप सभी का। चलिए अगला सवाल करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे। चलो होपिंग दैट तुमने ट्राई किया होगा। देखो इस सवाल में अब देखो ये सारे क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड होते हैं और मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो आते हैं आप समझ ही रहे हो कंसेप्चुअल है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ज़्यादातर इसमें पूछी जाती है, फिजिकल के कम क्वेश्चंस आते हैं। देखो एनिलीन की अगर हम बात करें बच्चा, तो बेंजीन के ऊपर जब NH2 होता है तो इनके पास लोन पेयर होता है और ये लोन पेयर बड़ा ही मुन्ना जज्बाती है, बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही जोशीला है, रिएक्टिव है, इम्पल्सिव है, जैसा मैं भी कभी होता था। तो यहाँ पे ये +M शो करता है जिस कारण रिंग एक्टिवेट हो जाती है और रिंग अगर बहुत एक्टिवेट हो जाएगी, जोश में आ जाएगी, तो ऑर्थो पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ सकता है। लेकिन यहीं पे इसका नुकसान भी है। स्टेटमेंट 2 में जो बात है भाई ये एनिलीन जो है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन असाइलेशन नहीं करता है क्योंकि यही लोन पेयर जो जोशीला है ये अपना जोश काबू में नहीं रख पाता है। ये जब सामने लुईस एसिड को देखता है जिसका हम फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में यूज़ करते हैं, उसको ये इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और इलेक्ट्रॉन पेयर देने के बाद बच्चों यहाँ क्या बन जाता है, यहाँ बन जाता है एनिलीनियम आयन, यहाँ बन जाता है NH2+ और साथ में हो जाता है AlCl3-। इसकी वजह से रिंग बिकम्स स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड। तो रिंग जो पहले एक्टिवेटेड थी इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है और यही ग्रुप जो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग था बाद में रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है और ये रिएक्शन नहीं कर पाता है। तो ये पैराडॉक्स की तरह लगता है ना। तो बच्चों इसका जवाब जो आया वो क्या आया आप देख सकते हो। इसका दोनों स्टेटमेंट सही है तो करेक्ट आंसर इज 1 इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या फंडा इसका आपको भी समझ में आ जाएगा। अच्छा इतना मैं आपको वीडियो को पॉज करके ट्राई करो इस सवाल को। इतना बता देता हूँ कि Ni2+ है तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3D8 है। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशंस है ना ये अपने को बच्चों टिप्स पे होनी चाहिए। ये अगर अपने को टिप्स पे होती है तो बहुत हेल्प मिल जाती है, बहुत हेल्प मिल जाती है। जैसे कि जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन एलिमेंट्स है बहुत सारे, अगर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी टिप्स पे और हमें पता है कि यार ये 3D5 है, 3D6 है या ये 5D या 4D, तो उस बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बहुत ईजी हो जाता है सवाल का जवाब देना। देखो 3D8 होता है बेटा, 3D8 होता है तो यहाँ पे जब इस केस में आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे तो व्हाट हैपेंस इज ये टोटल फिलिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, वाटर जो होता है बच्चों ये वाटर होता है वीक लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। अगर वाटर वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो यहाँ पे बच्चों अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। जहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है वहाँ पे बच्चों डी ऑर्बिटल्स के बीच में ट्रांजिशन पॉसिबल है। अगर डी ऑर्बिटल्स के बीच में ट्रांजिशन पॉसिबल है तो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन पॉसिबल है तो एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब की जा सकती है। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी उसी का कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुँचता है।
राइट। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये कलरफुल होगा, ग्रीन कलर होगा। लेकिन यहीं पे जब साइनाइड यूज करेंगे बच्चों तो ये क्या होता है, SFL दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये यहाँ पे पेयरिंग कर देगा और पेयरिंग करने की वजह से यहाँ पे इसका कलर गायब हो जाएगा, कलर ऐसा हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट बच्चों यहाँ पे करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, आप देख सकते हो क्लियरली बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज 4। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजाक है, बहुत ज़्यादा इजी है, जल्दी से इसको करें सभी के सभी। चलो होपिंग दैट तुमने किया होगा। देखो यार ये दोनों स्टेटमेंट जो है ना बड़ा फर्जी है, यहाँ बोला हुआ है सेम, यहाँ बोला हुआ है अलग, तो ऑटोमेटिकली इसमें से एक ही सही हो सकता है। भाई अमीनो बेंजीन हो गया, एनिलीन हो गया, एक ही कंपाउंड के दोनों नाम हैं, है ना, और एनिलीन इसका आज के टाइम में एक्सेप्टेड IPC नेम है, तो बोथ आर एक्चुअली द सेम। तो सोचो कितना आसान क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन अगर हम ओवरऑल बात करें तो मीडियम लेवल के हैं, इजी टू मीडियम लेवल के, कुछ मीडियम लेवल के हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड भी हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन टाइट्रेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट जो होता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की स्टैंडर्डाइजेशन में यूज होता है, ये प्रोसेस टाइट्रेशन का होता है, और इस टाइट्रेशन में फिनोल्फिलीन जो होता है बच्चों उसको एज अ इंडिकेटर यूज किया जाता है, जिसमें कलर चेंज फाइनली हो जाता है। कौन सा कलर आता है कमेंट सेक्शन में आप सभी बताइएगा मुझे। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन ये आपको कंसेप्चुअल की बजाय इट इज मोर ऑफ अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो जैसे मैंने पहले ही बोला था कि काफ़ी सारे क्वेश्चन जेईई मेन में अभी फैक्ट बेस्ड आ रहे हैं और बिल्कुल बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होने बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों 2, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा पता नहीं, चलिए छोड़िए, ये देखते हैं अगला क्वेश्चन की बात करें जल्दी से। इसमें स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। वीडियो को पॉज करके सभी के सभी ट्राई करो बच्चों, सभी के सभी ट्राई करो आप एक बार, देखो होपिंग दैट तुमने ट्राई किया होगा। यहाँ पे हमारे सामने कंपाउंड दिया हुआ है, कंपाउंड दिया हुआ है कुछ ऐसा, यहाँ पे 1 कार्बन, फिर उसके बाद 3 कार्बन, चौथा कार्बन, और फिर हमारे पास कुछ ऐसा है, और यहाँ पे हमारे पास OH प्रेजेंट है। अब इसका IPC नेम क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पे प्रायोरिटी जो होती है वो हमारी होती है कीटोन की एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो ये हमारा 7 हाइड्रोक्सी हो गया, उसके बाद यहाँ पे हेप्टेन 2 ऑन हो गया, बिल्कुल सही है इसमें, लेकिन यहीं पे नाम अलग दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। दोनों नाम तो इसके हो नहीं सकते। ऑक्सो हम क्यों यूज करेंगे? ऑक्सो हम तब यूज करते अगर ये लोकेंट की तरह बिहेव करता। चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे ये भी बहुत आसान है, ये तो आप डायरेक्टली कर ही सकते हो, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखते हैं, सभी ट्राई करें, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो भी मैं मानता हूं वीडियो को पॉज करके, होपिंग दैट आपने ट्राई किया होगा। देखो सॉल्ट जो है उसको H2SO4 के साथ जब रिएक्शन कराया गया तो यहाँ पे बना H2S, और H2S का रिएक्शन जो किया गया बेटा वो किया गया लेड एसीटेट के साथ, ये होता है लेड एसीटेट। अब ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी है जो लेड है, ये कैटायन जो है ये एनायन के साथ कंबाइन करके हमें बनाएगा PbS, और जो PbS होता है बच्चों ये क्या होता है? ब्लैक। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, और सल्फाइड आयन जो है उसका कंफर्मेटरी टेस्ट है, बिल्कुल सही है। सॉल्ट एनालिसिस का अच्छा क्वेश्चन है ये। लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट 2 है इसमें बोला हुआ है कि भाई कलर जो आया वो लेड सल्फाइड की वजह से है, दैट इज रॉन्ग। लेड सल्फाइड होता है बच्चा ऐसा PbSO3, लेकिन यहाँ बना है लेड सल्फाइड, तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग बेटा। तो करेक्ट स्टेटमेंट इज 2, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन, तो आपने देखा ना बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमें ठीक से पता है तो काम हो जाएगा अपना, डन हो जाएगा मामला। जैसे ये क्वेश्चन, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स को ऑब्वियसली डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं, और हाइड्रोजन एटम में लेकिन 3p3d ऑर्बिटल डीजनरेट होते हैं, दे आर डीजनरेट, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में आप सभी जानते हो कि यार बाद में जाके इलेक्ट्रॉन्स फिल होते नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स अगर फिल नहीं होते हैं वहाँ पे तो नेचुरली सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है। तो 3s 3p 3d ये सब जो ऑर्बिटल्स हैं बच्चों इनका एनर्जी क्या होगा? सेम होगा, सेम मतलब डीजनरेट होगा। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज पहला ट्रू है, अगला फॉल्स है। चलिए अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ये फिर भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसका मतलब लेवल फिर भी मैं बोलूंगा कि मीडियम लेवल का है, तो सभी इस क्वेश्चन को ट्राई करें। एवरीबॉडी ट्राई दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली। देखो बेटा ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है
है ना, द नेट डाइपोल इज NF3 इज ग्रेटर देन, गलत है ये। NF3 जो होता है बच्चा, ये NF3 NH3 का एग्जाम्पल NCERT में दिया हुआ है। यहाँ पे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो सारे के सारे जो बॉन्ड्स के इंडिविजुअल डाइपोल हैं वो हमेशा होते हैं टुवर्ड्स, किधर होते हैं, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो उस तरफ होगा। लेकिन जो लोन पेयर है इसकी वजह से जो डाइपोल होगा वो होगा टुवर्ड्स द लोन पेयर, क्योंकि हमेशा जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की, इट इज़ टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ है, तो ये कंट्राडिक्टरी डायरेक्शन में होने की वजह से NH3 में ये सब सेम साइड आएंगे। सारे डाइपोल जो मोमेंट है इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल से, दे विल बी इन द सेम डायरेक्शन। तो ये स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में भी वही बातें लिखी हुई हैं, एंड ऑन दैट बेसिस बच्चों द करेक्ट आंसर इज 2, यानी यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि जैसे NF3 में लिखा हुआ है ऑर्बिटल डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट एंड NF आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में नहीं है भैया। ऑर्बिटल डाइपोल जो है यहाँ पे जो दिख रहा है लोन पेयर वाला, और इनका अलग अलग डायरेक्शन में होने की वजह से NF3 का डाइपोल इज लेस एज कंपेयर टू NH3। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, NCERT बेस्ड है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा बड़ा मजा आएगा, यस एवरीबॉडी। चलो भाई, होपिंग दैट आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई किया होगा। देखो लिखा हुआ है हाई कॉन्सेंट्रेशन लोगे, और यहाँ पे बल्कि सब्सटीट्यूएंट जहाँ पे नहीं है और सेकेंडरी, तो SN2 होगा। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर सेकेंडरी हमारे पास है और हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो SN2 इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, रेट उतना ही ज़्यादा होगा। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला लिखा हुआ है कि अगर सेकेंडरी ही लिया हमने, लेकिन यहीं पर अगर हमने इथेनॉल जैसी चीज़ लिया, एक्सेस में लिया, बिल्कुल, तब ऐसे केस में सॉल्वोलाइसिस होगा। और उसके अलावा ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है बच्चों वीक होता है, और वीक न्यूक्लियोफाइल के अंदर, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के अंदर कार्बोकेटाइन बनना फेवरेबल होता है। उसके अलावा सॉल्वेंट की बात भी है। सॉल्वेंट यहाँ पे पोलर प्रोटिक होने की वजह से, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो कार्बोकेटाइन को भी सॉल्वेट करता है, हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। दोनों सही है, तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन सभी ट्राई करें जल्दी से, ट्रेंड्स के बेसिस पे है। यहाँ पे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का यूज किया गया है, पर क्वेश्चन आप देख सकते हो इजी टू मॉडरेट वाले क्वेश्चंस मेनली आते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर इज 3। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है, अगर हम ग्रुप 1 से ग्रुप 18 की तरफ जाते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। जो हमारे एल्कली मेटल्स हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम वगैरह, हम इसकी बात करें तो बच्चों इनका रिएक्टिविटी बहुत अधिक होता है और ये प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। अगली स्टेटमेंट सही है कि हाँ भाई, इधर जो मेटल्स होते हैं, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं, 2 के एलिमेंट्स हैं, ये हमारे मेटेलिक ऑक्साइड यानी बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। और इधर अगर हम जाएंगे तो नॉन मेटल जो है बच्चों वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि कार्बन की बात करें तो कार्बन हमारा ऑक्साइड बनाएगा H2CO3, क्लोरीन हमारा बनाएगा HClO4 एंड सो ऑन। ये सब क्या है, बहुत ही एसिडिक एसिड्स हैं। मतलब ये हम बात कर रहे हैं एसिड्स की, है ना। तो जो ऑक्साइड जो भी बनेंगे ना यहाँ पे, दे विल फॉर्म दीज टाइप ऑफ एसिड्स, इस तरह के एसिड वो बनाएंगे फाइनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैपिड फायर चल रहा है, होपिंग दैट आपको फुल मजा आ रहा होगा, साथ साथ ट्राई कर रहे होगे सवालों को। तो भाई फुल जोश में लाइक कर देना। एंड बच्चों, जैसे मैंने बताया था, कमेंट सेक्शन में बताना अगला वीडियो किस टॉपिक पे लेके आऊं। जैसे मैं सोच रहा हूँ जेईई मेन के कई सारे की कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि एरोमेटिसिटी हो गया, ट्रेंड्स हो गया पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के, ठीक है। तो उसके बेसिस पे की कॉन्सेप्ट लूँ, मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ। बाकी पता नहीं आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो बता देना कमेंट सेक्शन में खुल के कि भाई ये जो हाई इम्पैक्ट वीडियोस हैं कैसे लग रहे हैं आपको, ताकि मैं और भी अच्छे आपके लिए लेकर आऊँ, है ना। तो आपके लाइक्स से और कमेंट से ही पता लगता है सब कुछ, है ना। तो मैं वही सच मानूंगा। तो अगला मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि की कंसेप्ट लूँ जिससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करा दूँ। पहले की कंसेप्ट ब्रीफ में बताऊँ और फिर क्वेश्चंस करा दूँ। और आप में से कई बच्चों का पहले कमेंट भी आया था ऐसा, तो आप एक बार मुझे बताना। हाँ जी, पैरानाइट्रोफेनॉल इज मोर एसिडिक देन दिस दिस दिस। बिल्कुल सही बात है। पैरा वाला जो होता है भाई, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थो वाले से ज़्यादा होता है और मेटा से तो ज़्यादा होता ही है। द रीज़न इज भाई, जब H+ यहाँ से निकलेगा बेटा, तो H+ निकल के O पे माइनस आएगा और ये रेजोनेंस करके पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज विल अंडरगो रेजोनेंस, जिससे ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आएगा। तो NO2 जहाँ पे प्रेजेंट है, ये अपना -M और -I दोनों को लगा के उसको स्टेबलाइज करेगा। ऑर्थो का एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा कम इसलिए हो जाता है क्योंकि ऑर्थो वाले केस में बच्चों इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो जाती है। जब यहाँ पे NO2 लगा होता है ना, तो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से H को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है।
अगला स्टेटमेंट, इथेनॉल विल गिव इमीडिएट लुकास टेस्ट। भाई साहब, इथेनॉल इज प्राइमरी अल्कोहल और वो हीट करने पे ही लुकास टेस्ट देता है, वो भी 30 मिनट तक। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट आंसर इसका 2 आ जाएगा। द करेक्ट आंसर इज 2। ये क्वेश्चन भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमारा जो आप देख सकते हो ये है आयनिक इक्विलिब्रियम का। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम में आप जानते हो कि अमोनियम कार्बोनेट का एक्वा सॉल्यूशन जब बनाओगे तो एक्वा सॉल्यूशन बनाने के बाद हमारे सामने किस तरह का केस आएगा, और उस केस में जो पीएच की वैल्यू होती है वो हम किस तरीके से निकालते हैं, वो हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन से कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज 1 इन दिस केस। करेक्ट आंसर इज 1 इन दिस केस। अगला क्वेश्चन करिए, सभी के सभी ट्राई करिए इस सवाल को। सभी बच्चे वीडियो को पॉज करें। हाँ जी, देखो अगेन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, यानी देखो ट्रेंड्स अब इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि जैसे पी ब्लॉक की अगर बात करें तो पी ब्लॉक जो है उसमें भी ट्रेंड्स आते हैं। यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का बहुत बड़ा रोल हो गया। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से आज के टाइम में 3 से 4 क्वेश्चन हो गए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ट्रेंड में। अगर हम देखें तो कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अगर ठीक से कर लिया तो पी ब्लॉक के ट्रेंड भी हमने मोर और लेस कर ही लिए ऑलमोस्ट। ठीक है बेटा, तो ये वाली बात है, तो उसके साथ कर लो तो 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स हो गए। तो इनऑर्गेनिक को डील करना मतलब मजे आ गए। तो यहाँ पे 4F और 5F को अलग से सेपरेटली प्लेस किया जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई। लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स आपको पता होंगे। 4F और 5F इनको बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज और एक होती है एक्टेनाइड सीरीज। इनको अलग से इसीलिए करते हैं क्योंकि अगर इसको उसमें फिल कर देते तो सारा खिचड़ी पक जाता और जो ये पैटर्न बना हुआ था डाउन द ग्रुप ऐसा होता है, वो सब पैटर्न हिल जाते। तो बेसिकली ये एक जुगाड़ है जो किया हुआ है मॉडर्न क्लासिफिकेशन में, पर ये सही है, ऐसा होता है। अगला स्टेटमेंट गलत है। एस ब्लॉक जो है वो प्योर फॉर्म में नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करते बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव, तो दे अकर इन द कंबाइंड फॉर्म। सो सेकंड अगेन ये स्टेटमेंट मतलब ये ऑप्शन सही है। अब उसके बाद अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन अगेन देखो भाई, पी ब्लॉक से क्वेश्चन है, पी ब्लॉक से क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो लिखा हुआ है ऑक्सीजन जो है सिर्फ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट करता है। ऐसा नहीं भाई, ऑक्सीजन में पेरोक्साइड भी बनता है, सुपर ऑक्साइड भी बनता है। तो इन जनरल तो -2 शो करता है वो, लेकिन -1 भी शो करता है। ठीक है, तो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट इट कैन शो, है ना बच्चों। उसके अलावा यहाँ पे बोला हुआ है डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +4 डिक्रीजेज। नहीं भाई, डाउन द ग्रुप इन जनरल अगर हम बात करें तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसका स्टेबिलिटी बढ़ता है। डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। और इसका रीजन आप सभी ने सुना होगा, आईपी इफेक्ट। क्या होता है आईपी इफेक्ट, कमेंट सेक्शन में बताना, है ना, क्या होता है। ठीक है, तो ये अपने को पता होना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आईपी इफेक्ट। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया, दोनों के दोनों गलत हो गए भाई। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सभी के सभी ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें, ट्राई दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली। हाँ भाई बच्चा, एवरीबॉडी कर लिया सभी ने। देखो एनिलीन जो होता है ये H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, टेम्परेचर दिया हुआ है, तो अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। अब यहाँ पे क्या है कि सही है, बिल्कुल सही बात है, ये बेंजीन के ऊपर एनिलीन के ऊपर पैरा पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड आ जाता है, यानी कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है। अब इसमें लसाइन टेस्ट अगर करोगे ना तो सबसे पहले बनता है लसाइन टेस्ट में SFE। SFE का फुल फॉर्म क्या होता है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट करोगे ना तो बच्चों, तो सोडियम कार्बन सल्फर नाइट्रोजन ये आपस में कंबाइन करके NaSCN बन जाएगा, थायोसाइनेट बन जाएगा। ठीक है, थायोसाइनेट, साइनाइड नहीं। अब थायोसाइनेट की रिएक्शन अगर न्यूट्रल FeCl3 के साथ करें, Fe3+ के साथ, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये बनता है FeCN थ्राइस। और इसका कलर कैसा होता है, ब्लड रेड कलर होता है। इसका कलर कैसा होता है, ब्लड रेड कलर। इसको लसाइन टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये फंडा होता है ना। तो जिस भी कंपाउंड में सल्फर भी है नाइट्रोजन भी है वहाँ पे ब्लड रेड कलर होता है। ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम बात करें, लिखा हुआ है कि एल्काइलेशन और असाइलेशन में एनिलीन जो होता है वो क्या करता है, मैं आज बता भी चुका हूँ, ये रिंग को डीएक्टिवेट करता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही होगी, दोनों स्टेटमेंट सही हो गई, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलो बच्चों, आज का आखिरी सवाल करते हैं। लेट्स डू आज का आखिरी सवाल। एंड अगेन बच्चों फुल जोश में एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। जैसे मैंने प्लान किया आपके लिए की कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल, तो बताना हाई इंपैक्ट वीडियोस लाते रहने हैं क्या,
लिमिटेड समय में आपको हाई इम्पैक्ट देने का मज़ा तभी आएगा जब आप इन वीडियोस को भी हाई इम्पैक्ट दोगे। हाँ जी, ये अगर बात करें तो भी पहली स्टेटमेंट सही है। ग्रुप 13 के अगर हम जो ग्रुप्स की बात करें तो यहाँ पे अपने पास होता है जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, बाल गणेशन थाईलैंड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बच्चों जैसे BCl3 हो गया, इन सब में इनका कोवेलेंट नेचर है जिस कारण हेलोजन रिप्लेस होके यहाँ पे उसकी जगह पे हाइड्रोलिसिस हो जाता है, हेलोजन की बजाय पे OH आ जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें एल्यूमिनियम में भी यही होगा, लेकिन यहाँ पे 6 वाटर कैसे आ रहे भाई? तो उसका रीज़न ये होता है कि एल्यूमिनियम जो है ना वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो वहाँ पे 3d यानी d ऑर्बिटल्स वेकेंट होने की वजह से वो अपनी ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। और ये NCERT की लाइन है, डायरेक्टली दिया हुआ है ये पर्टिकुलरली। तो बिल्कुल NCERT से क्वेश्चंस आ रखे बेटा, एंड इस बेसिस पे द करेक्ट आंसर इज 1, द बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तब समझ गए ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है ये है कि भाई जो बेसिक्स हैं वो हमें पता होने चाहिए, फंडे क्लियर होने चाहिए। अगर बेसिक फंडे हमारे क्लियर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, सब मजे में हो जाएगा बच्चों। तो होपिंग दैट ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में, हाई इंपैक्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।